तो उनको लिए भी एक ये फायदे की चीज हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो कंप्यूटर सेक्शन हम लोग को पढ़ना है, जो इसमें बातें करना है, इसमें 3 सब चैप्टर हैं। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है क्लास 10 की सिलेबस में, इसमें 3 चैप्टर है, एक नेटवर्किंग है, HTML है और साइबर एथिक्स। 3 चैप्टर है, तीनों का मार्किंग भी ये दिया हुआ है। ठीक है, कि 10, 15 और जो भी ये मार्किंग अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां करनी है। इसमें सबसे जरूरी है HTML की हमें पढ़ाई करना, इसके बारे में जानकारियां हम लोग लेंगे। आज हम बेसिकली 2 चैप्टर को शॉर्टकट में और जल्दी जल्दी आज हम क्लियर करा देते हैं। एक है नेटवर्किंग, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आते हैं लिखने के लिए, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो एग्जाम में हम बिल्कुल अच्छे से और आसानी से लिख सकते हैं यदि हम हर एक टर्म से अवेयर रहें कि ये टर्म्स है, इसका क्या मीनिंग है, वो टर्म्स है उसके क्या मीनिंग है। तो जितने इसमें टर्मिनोलॉजी है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो पहले नेटवर्किंग की बात कर लेंगे, फिर इसके बाद साइबर एथिक्स की, और कल जब हम लोग बातें करेंगे तो HTML की सभी पॉइंट्स की हम बातें कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 सेक्शन में हम लोग इसको डिवाइड कर ले देंगे और तीनों सेक्शन की अलग अलग हम बातें कर लेते हैं। इसमें पहले सब टॉपिक की यदि हम लोग बात करें, एक मिनट ये चेक कर लें कि प्रॉपर वे में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर 1 है नेटवर्किंग, इसमें इसके कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, जिसमें इंटरनेट के बारे में हमें जानना है, फिर इसके बाद प्रोटोकॉल के बारे में, फिर कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल है इंटरनेट पर, और वेब सर्विस क्या है। ठीक है, इन 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक दिए हैं, तो हर एक वर्ड के बारे में हम लोग एक एक करके, ठीक है, PDF और इसका रिकॉर्डेड वीडियो दोनों हम शेयर कर देंगे, इसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जरूर हमें जानकारी रखनी है कि ये सिलेबस है। अब सिलेबस में सबसे पहला ये 2, 4, 5 तो ये कीवर्ड है जिसको हम याद रखना है। कभी कभी ये MCQ में ऐसे इसके फुल फॉर्म हमें पूछ लिए जाते हैं कि ये वर्ड है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस फुल फॉर्म को जरूर याद रखना है, जिसमें सबसे जरूरी ये बीट नेट जो है, ये बिकॉज इट्स टाइम फॉर नेटवर्क, ये नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, जो पहला इंटरनेट की ये बनी और इसके बारे में। FTP और TCP, ये TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस ISP का सिंपल मीनिंग ये जानना है कि जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब जो नेट हम लोग ले रहे हैं ये ISP है। W3C क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का कंसोर्टियम जो है, जिसका ये मेन बोल सकते हैं कि जिसका ये मेन इंचार्ज है, उसको W3C बोलते हैं। फिर इसके बाद आईकन, और ये फुल फॉर्म केवल इन सभी का याद रखना है जरूर हमें। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर, मतलब इसका काम ये होता है कि हर एक किसी को नेम असाइन करते हैं, जैसे कि हमने google.com या yahoo.com या ये सब चीजें जो हमने नेम लिया है। ठीक है, या कोई भी हमने नंबर लिया है इंटरनेट पर स्पेशल टाइप का, जैसे IMI नंबर और ये सब नंबर जो है, ये ICANN का ये चार्ज होता है, या ये इसके जिम्मे है कि सबको ये नंबर अलॉट करता है। ये सिंपल बात है, इसकी याद रखनी है फुल फॉर्म। अब आते हैं हम लोग मेन अपने सिलेबस पर कि कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, उसके बारे में क्या हमें जानकारी होनी चाहिए। इस सिलेबस में यदि हम लोग शुरू से देखेंगे तो पहला इंटरनेट है, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब सर्विस है, वेब क्लाइंट है, साइट है, पेज है, ब्राउजर, ब्लॉग, न्यूज ग्रुप, HTML, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल फ्रॉम रिमोट साइट। इतने के बारे में हमें इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। तो अब फर्स्ट वाले टॉपिक पर हम यहाँ से शुरू करते हैं। इंटरनेट के बारे में सिंपल है, हमें ये जानना है कि इंटरनेट क्या करता है कि ग्लोबल नेटवर्क है जो इंटर कनेक्ट करता है किसको, कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। जैसे अपना मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है, इंटरनेट का काम ही यही होता है कि हमें ग्लोबल नेटवर्क से इंटर कनेक्ट करता है कंप्यूटर को। क्यों कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करने के लिए, यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। लेकिन कोई प्रोटोकॉल का सिंपल मीनिंग जानना है कि सेट ऑफ रूल। ठीक है, जैसे आपके घर में क्या है कि घर में खाने का टाइमिंग ये है, सोने का टाइमिंग ये है, अलग अलग चीजों के लिए एक रूल बनाया गया है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर भी हमें घूमने के लिए, टहलने के लिए, चलने के लिए, अलग अलग वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका भी एक सेट ऑफ रूल बनाया गया है, जिसके थ्रू हम लोग ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड में कंप्यूटर से कनेक्ट करके उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। का काम क्या है कि इंटरनेट को ग्लोबल नेटवर्क से हमें इंटर कनेक्ट करता है कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे हमने कोई भी चीज एक्सेस किया, मान लो कोई भी चीज सर्च किया और उसको कहीं से हमें एक्सेस मिल रहा है, चीज हमें मिल रही है, वो भी एक टाइप का इंटरनेट ही है। तो इंटरनेट का सिंपल डिफिनेशन ये डालना है कि ग्लोबल नेटवर्क है जो इंटर कनेक्ट करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए
किस तरीके से एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे कि वो इंटरनेट है। करता क्या है, अलाउ करेगा यूजर को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और एक्सेस दी वेरियस सर्विसेज। इंटरनेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या किसी से बातें कर सकते हैं या अलग अलग टाइप की सर्विस ले सकते हैं। सर्विस लेने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमने कोई चीजें ऑर्डर कर दिए या कोई चीजें परचेज कर लिए या कोई ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, तो ये टाइप का एक सर्विस है। कम्युनिकेशन करने का मतलब वही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो अलग अलग टाइप से हम लोगों से बात कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब कि कोई भी चीज हमें जानकारी चाहिए थे, गए गूगल पे सर्च किए, उसकी हमें जानकारी मिल गई, तो ये सब इंटरनेट का एक टास्क है। तो इंटरनेट के बारे में ये चीजें लिख सकते हैं कि इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क इंटरकनेक्ट कंप्यूटर दैट कैन कम्युनिकेट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट है कि जैसे www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। शुरुआत जब भी हम लोग देखते हैं, ये जब हम लोग शुरू करते हैं, सर्च करते हैं, तो पहला वर्ड यही आता है कि www.google.com, yahoo.com, मैसेंजर, व्हाटएवर जो भी है। तो ये क्या है, ये सिस्टम जो है इंटरलिंक करता है वेब पेज को एंड रिसोर्सेस एक्सेस वाया द इंटरनेट। ये क्या है कि सिस्टम ऑफ इंटरलिंकिंग वेब पेज, मतलब कि एक दूसरे से पेज को क्या करता है, कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करता है। बोलते ये बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड में जितने इंटरनेट है उसको एक्सेस करने का एक रास्ता हमें प्रोवाइड कराता है। कौन, www। वेब सर्विस क्या है, एक सर्विस है और एक क्लाइंट है। सर्विस कहने का मतलब कि जो सर्विस हमें दे रहा है या जहां से हमें सर्विसेज मिल रही है। ठीक है, बोला कि कंप्यूटर दैट कैन स्टोर वेबसाइट प्रोवाइड वेब पेज टू यूजर अपॉन द रिक्वेस्ट। बोला कि जैसे मान लेते हैं कि कोई दुकान है, दुकान पर से हमने कुछ परचेस करने गए, तो दुकान जो शॉपकीपर है, जो अपने बहुत सारे सामान को अपने दुकान में जो स्टोर करके रखा है, वो क्या है, मेन वो सर्वर है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। तो वो एक ऐसा कंप्यूटर जो स्टोर करके रखा है वेबसाइट को और प्रोवाइड करेगा, हमें देगा क्या, वेब पेज। हमें रिक्वेस्ट पर, जैसे दुकान पर गए तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा दुकान ही हमको पकड़ा देगा, नहीं, उसमें से कोई एक चीज हमने मांगा, वो चीजें हमें प्रोवाइड करेगा। तो वेब सर्विस का काम यही है कि वेब सर्विस किसको बोलेंगे, सॉरी, वेब सर्विस किसको बोलेंगे, कंप्यूटर में बहुत सारे कंटेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें से जिसको हमने रिक्वेस्ट किया वो हमें दे दिया, तो सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट किसको बोलेंगे, जो कस्टमर है, जो परचेस करने गया है, या डिवाइस जो है, मान लेते हैं कि अपने मोबाइल पर हमने कुछ चीजें सर्च की है, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन, दैट कैन रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेज यूजिंग द ब्राउजर। ब्राउजर का काम क्या है कि ब्राउज करेगा या उसको एक्सेस करेगा जो हमने, यूजर ने जो उसको रिक्वेस्ट दिया। जैसे मान लेते हैं कि हमने अभी इंस्टाग्राम खोलना है या फेसबुक खोलना है या व्हाट्सएप खोलना है, जो भी चीजें खोलना है, या कोई चीजें मान लेते हैं कि गूगल पे जाकर के हमें कोई कंटेंट हमने सर्च किए, तो हम क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। और सर्वर क्या है, एक जगह कहीं अवेलेबल है। तो एक सर्वर के साथ मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट ऐड होते हैं, तो ये मेन हो गया सर्वर, और इसके साथ अलग अलग मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट ऐड होते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में भी आता है कि ड्रॉ अ सर्वर क्लाइंट डायग्राम, तो सर्वर क्लाइंट का डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का मीनिंग क्लियर हुआ कि वर्ल्ड वाइड वेब का काम क्या है, कि एक सिस्टम हो गया जो इंटरलिंक कर रहा है, यानी एक दूसरे से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसका, वेब पेज का, यानी बहुत सारे जो वेबसाइट का अलग अलग पेज है उसको इंटरलिंक करता है और रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। एक्सेस करने का मीनिंग कि उसको दूसरे के लिए प्रोवाइड कराता है, दूसरे को एक रास्ता देता है कि हाँ आप इसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कैसे, वाया इंटरनेट। सर्वर हो गया जहां पर सभी चीजें स्टोर करके रखा गया है और जो हमने मांगा उसको हमें दे रहा है। और क्लाइंट ये हो गया कि क्लाइंट का काम क्या है कि हमने कुछ चीजों को रिक्वेस्ट किया कि हमें ये चीज चाहिए और वो हमें अवेलेबल करा रहा है या वो हमें मिल रहा है भाया किससे, इधर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, व्हाटएवर जो भी हो गया अपनी चीजें। इन तीनों वर्ड्स के बारे में, तो ये कभी कभी ये वर्ड यदि आएंगे तो हमें वर्ड की मीनिंग याद रहेगा, तो कुछ अपने से भी चीजें हम लोग लिख सकते हैं, इसको तो जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है वेबसाइट। वेबसाइट का मीनिंग क्या हो गया कि एक वेबसाइट कहने का मीनिंग, जिससे मान लेते हैं कि सिंपली कि एक सिंपल हमने लिख दिया कि www कोई भी एक वेबसाइट का नाम abc.com। ठीक है, तो abc.com जो हो गया, ये वेबसाइट हो गया, इसमें बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन, कंटेंट, चीजें कंप्लीटली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर मल्टीपल नंबर ऑफ पेज होगा, एक होम पेज होगा, एक उसके बारे में अबाउट में होगा, एक मोर इन्फॉर्मेशन होगा, कोई अलग अलग सर्विसेज के बारे में होगा। तो ये सभी का इंफॉर्मेशन का जो एक जगह कलेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। तो वही लिख रहा है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज
यानी जो बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन जो एक जगह होगा, जो होस्टेड ऑन वेब सर्वर पर जो होस्ट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं कि ये है वेबसाइट। ठीक है, इसे मानते हैं कि अपने स्कूल का वेबसाइट है, यूट्यूब पर बिल्कुल ये क्लास खत्म होने के बाद उसको हम पोस्ट कर देंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये वेब पेज समझ में आ रहा है कि सिंपल कोई भी एक हमने वेबसाइट सिंपली एक्सेस किया और उसमें बहुत सारे जो पेज अवेलेबल हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है, इसको ज्यादा तो इसको जनरलाइज और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। वेब पेज हम लोग किसको बोलेंगे कि ये इसमें नंबर ऑफ जो वेब पेजेस था, उसमें से किसी एक पेज को उठा लिया हमने, किसी एक पेज को, तो उसको बोलेंगे कि वेब पेज है। तो वही बोल रहा है कि इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट विद इन अ वेबसाइट, यानी ये जो वेबसाइट था इसमें कोई एक इंडिविजुअल की यदि हम लोग बात करने लगे, घर में बहुत सारे लोग हैं, उसको बोलेंगे एक फैमिली, और उस फैमिली में अगर किसी एक पर्सन की यदि बात करना है, तो ओवरऑल जो फैमिली है उसको वेबसाइट बोल देंगे। और उसमें से किसी एक की हम बातें करेंगे कि हाँ ये कैसा है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या बातें हैं, मैंने उसके बारे में हम जानना शुरू कर दिए, तो उसको बोलेंगे कि वेब का वो पेज है। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट विद इन द वेबसाइट ऑफ्टन रिटेन इन HTML, तो उसको HTML में जो लिखा जा रहा है या उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसको हम लोग बोल देंगे कि वो वेब पेज है। वेब पेज पर हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, उसमें फोटो, वीडियो, ऑडियो, ये बहुत सारी चीजें हम उस पर शेयर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये है वेब पेज। ब्राउजर सिंपल, अपने पास जो गूगल क्रोम है मोबाइल में, याहो, याहू भी एक टाइप का ब्राउजर है, एक वो सर्च इंजन भी है याहू का। ठीक है, तो जैसे इसमें क्रोम, फायरफॉक्स, एज, एज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, फायरफॉक्स भी है, एक क्रोम भी है, आजकल ये ओपेरा एक आ गया है ब्राउजर, फिर इसके बाद जियो का भी ब्राउजर आ गया है, अलग अलग बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। तो ब्राउजर क्या है कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एक्सेस करेगा और डिस्प्ले करेगा किसको, ये जो वेब पेज है। वेब पेज को एक्सेस या डिस्प्ले करने के लिए कोई ना कोई एक हमें रिसोर्स चाहिए, उस रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेब ब्राउजर। ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रखना है, क्योंकि वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर, इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि वेबसाइट और वेब पेज में क्या अंतर। तो ये कलेक्शन ऑफ पेजेस को वेबसाइट बोलेंगे, और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट विद इन अ वेबसाइट जो होगा उसको वेब पेज बोलेंगे। वेब ब्राउजर का एग्जांपल कभी कभी लिखने के लिए आता है, या वेब ब्राउजर के बारे में कभी 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें बोलेगा विच वन इज द ट्रू, और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसको भी जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है कि वेब ब्राउजर है क्या। इसके बाद ब्लॉग, आजकल ब्लॉग ये बी से लॉग है, और आजकल VLOG वाला ये हम लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे या बहुत ज्यादा देखते होंगे कि ब्लॉगर है ये। तो ब्लॉगर का काम क्या होता है कि किसी एक टॉपिक पर, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, या किसी भी एक स्पेसिफिक चीजों को एक्सप्लोर करके, और वो क्या कर रहा है कि वीडियो पोस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो जो पोस्ट करने वाले होते हैं उसको व्लॉग बोलते हैं। अब बी लॉग वाला जो है, बी से जो शुरू हो रहा है, ब्लॉग का मीनिंग क्या हो गया कि जो अपना थॉट, न्यूज या आर्टिकल जो लोग वेबसाइट पर जो पोस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग। एक बी है और वी है, जो वीडियो बना करके डाल रहे हैं उसको हम लोग ब्लॉग बोलते हैं। जो अक्सर यूट्यूब पर और चीजों पे हम लोग देखते हैं कि कोई बाइक से राइड कर रहा है, कोई खाना बनाने का ब्लॉग बना रहा है, कोई घूमने का ब्लॉग बना रहा है, सबके अलग अलग अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉग क्या है कि एक ऑनलाइन, ये भी तो ऑनलाइन ही है, ये भी ऑनलाइन जर्नल्स है या इंफॉर्मेशन है वेबसाइट का, जहां पर इंडिविजुअल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है शेयर करता है अपने थॉट्स को, न्यूज को, या कोई आर्टिकल को, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट। जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉग। ठीक है, ये तो इसको जरूर याद रखना है कि ये वी लॉग और बी लॉग जरूर दोनों को कोरिलेट कर पाए होंगे, कि उसमें क्या है कि वेबसाइट पर हम लोग पब्लिश करते हैं, और ब्लॉग में क्या करते हैं कि हम लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जहाँ वीडियो पोस्ट किया जा सकता है वहां पर हम लोग पोस्ट करते हैं। ठीक है, एक है अगला न्यूज ग्रुप। ये सब वर्ड जो है 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, इसलिए इन सब की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि होता क्या है। अगला है न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप के बारे में सिंपली हमें ये जानना है कि ग्रुप का मीनिंग तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिए, ग्रुप में कर क्या रहे हैं हम लोग, किसी भी टॉपिक को एक छेड़ दिए, उस पर डिस्कशन चल रहा है। न्यूज मैंने व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 10 लोग ज्वाइन हैं। उस ग्रुप का काम क्या है कि कोई भी एक टॉपिक किसी दिन उठा और उस पर चल रहा है, बेवजह की बातें चल रही, हो सकता है कि इंफॉर्मेटिव भी हो, नॉन इंफॉर्मेटिव भी हो, किसी टाइप की बातें ही हम लोग कर रहे हैं। तो न्यूज ग्रुप में भी वही है कि एक ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा है,
ब्लॉग और ब्लॉगर, ब्लॉग कहने का मीनिंग सिंपल भाषा में ये जानना है कि जो हम अपनी थॉट्स, बातें, इंफॉर्मेशन जो पोस्ट कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया है ब्लॉग, हो गया वो। अब ब्लॉगर कौन, किसको बोलेंगे? जो ब्लॉग लिख रहा है, बना रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉगर। ठीक है, तो ब्लॉगर का बहुत बड़ा अलग मीनिंग नहीं है। ब्लॉगर का सिंपल मीनिंग इतना ध्यान रखना है कि जो ब्लॉग बना रहा है, जो पोस्ट कर रहा है, जो लिख रहा है, जो अपनी थॉट लिख रहा है, न्यूज लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉगर। और जो इन्फॉर्मेशन वो लिख करके पोस्ट कर दिया, तो उस पोस्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो उसको बोलेंगे कि ब्लॉग लिख रहा है। तो ब्लॉग एंड ब्लॉगर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस करके रखना है। तो ब्लॉग सिंपल कहने का इतना मीनिंग जानना है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर लिख रहे हैं, जिसे हम लोग सिंपल मान के चलिए कि आप कोई एक, आपके दिमाग में कोई एक थॉट आया और उस थॉट के बारे में 10 लाइन लिख करके अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं भी आप सिंपली ये समझिए कि स्टेटस ही लगा दिए, तो क्या है, वो आपका एक ब्लॉग हो गया। उसको दूसरे लोग पढ़ेंगे, अपनी हो सकता है कि उस पर कुछ लोग फीडबैक देंगे, कुछ बातें भी करेंगे, तो क्या है कि आपका एक ब्लॉग है। ठीक है, लेकिन ब्लॉगर किसको बोलेंगे? जो पर्सन उसको पोस्ट किया है उसको हम बोलेंगे कि वो ब्लॉगर है। ठीक है, ये न्यूज ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता चली कि व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना करके हम लोग बातें कर रहे हैं, वो भी एक ऑनलाइन ही डिस्कशन है। तो ऑनलाइन डिस्कशन ही है फॉर्म, फॉर्म मतलब कि एक प्लेटफॉर्म जहां पर लोग आकर के शेयर करेंगे न्यूज एंड डिस्कस द वेरियस टॉपिक। एक जगह आकर के जुट गया, अब ये न्यूज का ग्रुप है तो न्यूज के बारे में वहां लोग अपना न्यूज शेयर करेंगे और उस पर अपने डिस्कशन को वहां पर कंटिन्यू रखेंगे। तो न्यूज ग्रुप का काम यही है कि और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर हम कोई भी न्यूज को शेयर भी करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, इतना चीजें हमें ध्यान में रखना है। ये क्लियर हो रहा है ये सब बातें कि न्यूज ग्रुप किसको बोलेंगे? इसके बाद HTML, इसके बारे में तो हमें डिटेल्स में पूरा टॉपिक ही पढ़ना है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि क्रिएट करता है कि वेब पेज को बनाएंगे ये HTML के थ्रू। तो याद भी रखेंगे जब दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML का यूज होता है और कलेक्शन ऑफ वेब पेज को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। तो एक वेब पेज को बनाने में हमें HTML का यूज होगा, लेकिन बहुत सारे वेब पेज को बना करके और एक जगह कलेक्शन बना दिए तो उसको हम बोलेंगे वेबसाइट। जस्ट लाइक ए बुक का एक जो पेज है वो एक वेब पेज है। आपके कोई भी किताब है, उस किताब का एक पेज की हम लोग बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि वो वेब पेज है। वेबसाइट का एक पेज हो गया तो उसको वेब पेज बोलेंगे और बुक का जो पेज है उसको बुक का पेज बोल देंगे। उसी से रिलेट करना है कि वेबसाइट का पेज जस्ट लाइक बुक का पेज, एक पेज होगा उसको हम लोग वेब पेज बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे पेज को मिला देंगे एक साथ तो क्या बन गया? एक बुक बन गया। तो उस तरह से वेबसाइट बन गया। ठीक है, तो इन दोनों को डिफरेंट। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है कि URL, इसे www.google.com, ये एक URL है। ये यूनिक एड्रेस होता है वेब पेज का, यानी जितने भी ये पेज हैं, ये वेब पेज हैं, हर एक पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है और उसी एड्रेस के थ्रू उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, आपके पास जैसे सिंपल मान लेना है कि बहुत सारे किताब है, उस किताब में से किसी एक किताब का कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको पेज पढ़ना है तो उस पर कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा या यूनिक कोई उसका एड्रेस होगा, कोई उसका पेज नंबर होगा, अलग पेज नंबर होगा। अब एक ही पेज नंबर के 10 ठो पेज अगर हो जाए तो हम दिन भर खोजने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कल ये पेज नंबर जो मान लेते हैं कि 28 पेज नंबर का 10 ठो पेज हो गया, तो कौन सा 28 पेज वाला आज हम लोग पढ़े था उसके बारे में तो नहीं जानकारी कर पाएंगे। तो हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे www.google.com ये एक URL है। ठीक है, तो वेब एड्रेस या जिसको हम लोग URL बोल रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी रखना है कि URL किसको बोलेंगे। तो ये इन्फॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि एक हर एक पेज का अलग अलग होता है। अगला अब हमें ये जान लेना है कि ईमेल एड्रेस, इसका तो हम लोग जनरली एकदम धड़ल्ले से यूज करते हैं, इसके बारे में जरूर हमें जानकारी रखना है कि ईमेल एड्रेस जो होता है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है यूजर नेम, एक होता है उसका सर्विस प्रोवाइडर नेम, और ये @ से सेपरेटेड होता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर टू सेंड एंड रिसीव द, जो बोला कि एक यूनिक ऐसा आइडेंटिटी जिससे हम, ऐसे होता है ना कि ईमेल आईडी जब हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो अगर उस नेम से कोई और अगर ले चुका है तो नेम हमें नहीं प्रोवाइड करता, बोलता है कि आप कुछ नया यूज करिए। तो ये लिख रहा है कि यूनिक आइडेंटिटी होता है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए एक ईमेल को। अब एक ही नंबर से दो दो ईमेल हो जाएगा तो वो किसे पता करेगा कि ये इनका है कि उनका है?
तो हर किसी के लिए क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, आइडेंटिफायर होता है या नंबर होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये इनका एड्रेस है, ये उनका एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस के बारे में ये हमें जानना है कि ये 3 पार्ट्स में होता है, यूजर नेम होता है और इधर ये प्रोवाइडर नेम होता है और ये सेपरेटेड होता है @ से। इसके बारे में 2-4 लाइन और भी लिख सकते हैं कि जो यूजर नेम होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कैपिटल लेटर में भी लिख दीजिए, स्मॉल लेटर में लिख दीजिए, दोनों चीजें वो रीड कर लेता है। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे मेरा ईमेल आईडी हो गया कि इस तरह से JP57, ठीक है। अब इसको हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। कैपिटल में लिख करके ईमेल पे लॉगिन करेंगे तब भी हो जाएगा और स्मॉल में लिख करके करेंगे तब भी हो जाएगा, यानी केस सेंसिटिव नहीं होता है। कभी-कभी अगर मानते हैं 2 नंबर में आ गया तो ये तो लिखेंगे कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो सेंड और रिसीव कर सकते हैं हम लोग ईमेल का। ये इसका एग्जांपल हो गया, उस एग्जांपल को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए और 2-4 लाइन लिख सकते हैं कि केस सेंसिटिव नहीं होता है। जो यूजर नेम होता है उसके बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये सब चीजें हम लोग 2-4 लाइन और ऐड करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्या होता है इसके बारे में सिंपल हम लोग समझ रहे हैं कि डाउनलोडिंग करने का मीनिंग फाइल हम रिसीव कर रहे हैं और अपलोड करने को साइड हम लोग सेंड कर रहे हैं फाइल को। ठीक है, लोकल डिवाइस या रिमोट सर्वर को रिसीव कर रहे हैं फाइल को फ्रॉम रिमोट सर्वर टू अ लोकल डिवाइस। लोकल डिवाइस मतलब कि खुद का अपना मोबाइल, अपने मोबाइल से कुछ चीज अगर हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको रिसीव कर रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग, कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, फ्रॉम रिमोट सर्वर से फाइल को हम अपने लोकल ड्राइव में सेव कर रहे हैं। और लोकल ड्राइव से जब सर्वर पे कुछ अपलोड कर रहे हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कभी कभी होता है ना कि फोटो को कन्वर्ट करना है या बैकग्राउंड रिमूव करना है या कुछ करना होता है, तो हम लोग करते क्या है, तुरंत सर्च करते हैं कि हाउ टू रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज, तुरंत वहां बोलता है कि अपलोड योर फाइल, तो वहां हम अपलोड करते हैं। यानी अपलोड करने का मैंने क्या कि हम अपने लोकल डिस्क से यानी मोबाइल से रिमोट के सर्वर, अब वो कहाँ जाकर के सेव हो रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, मैंने रिमोटली किसी भी सर्वर पे उसको अपलोड कर देते हैं, उसको प्रोसेस करके फिर उसको हमें वापस भेज देता है। तो अपलोडिंग हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, दोनों का मीनिंग हमें समझना है। अपने मोबाइल में कुछ चीजें अगर हम मंगा रहे हैं लोकल डिस्क में फ्रॉम रिमोट सर्वर से, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाउनलोडिंग अपलोडिंग। ये दोनों को मीनिंग समझ के रखना है। दूसरा सबसे जरूरी है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का सिंपल मीनिंग ये जानना है, मतलब ये घर में भी अक्सर यूज होता है या अक्सर जो सेना में, आर्मी और ये सब अलग अलग पुलिस में लोग होते हैं कि ये प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है कि सेट ऑफ रूल, ठीक है, जो उस सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें ये लिख रहा है कि प्रोटोकॉल क्या है, रूल दैट गवर्न हाउ डेटा ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। मतलब कि प्रोटोकॉल का काम ही यही है कि वो ये हमें बताएगा या ये हमें रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होगा, यहाँ से वहां तक किस तरीके से जाएगा। ठीक है, जैसे एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक है टीसीपी और एक है आईपी। ठीक है, ये क्या है कि फंडामेंटल प्रोटोकॉल है जो इनेबल करेगा, यानी हमें एक्सेस प्रोवाइड करेगा कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन द कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। आईपी एड्रेस, एक चीज हम लोग सुने होंगे कि इसका आईपी ट्रैक हो गया है, और हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है। आईपी एड्रेस से जस्ट लाइक ये समझना है कि आपके घर का एड्रेस, ऐसा तो नहीं ना है कि आप ही घर, आपकी आपका जो घर है सेम वैसा ही उसी टाइप का किसी और का भी घर हो और वहीं बगल में भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हर किसी का एक घर का एड्रेस यूनिक होगा, और वो यूनिक एड्रेस जो होगा हर किसी का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा जो घर का एड्रेस है वो किसी और के घर का एड्रेस हो जाए। तो आईपी का काम वही होता है कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये, जो हर किसी को एक अलग टाइप का एड्रेस प्रोवाइड करता है। कौन? आईपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल टीसीपी का काम क्या है कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करे। ट्रांसमिशन मतलब कि यहां से वहां तक जो शेयर करना है चीजें, उसको कंट्रोल करेगा या एक पाथवे प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरीके से वहां तक पहुंचना है। जैसे मानते हैं कि मेरे यहाँ से हम अपने घर से किसी को कुछ पार्सल भेजे और दूसरे के यहाँ पहुंचना है, तो इसका कौन सा रूल है, कौन सा पाथवे पकड़ेगा कि जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हमें एसएमटीपी सिंपल समझना है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोग ईमेल को सेंड करते हैं। एसएमटीपी क्या है कि ईमेल सेंड करने के लिए कोई ना कोई तो बीच में एक पाथवे होगा, रास्ता होगा जो ये बताता होगा कि हाँ आपका ईमेल जो आपने भेज रहा है ये जाएगा। उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? एसएमटीपी। ठीक है, उस तरह से POP3 है, OP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है। ये क्या करता है? रिट्राइव ईमेल फॉर द मेल सर्वर।
रीट्राइविंग मतलब क्या हो गया, मान लेते कभी फेल हो गया तो उसको दोबारा फिर से वो ट्राई करेगा कि नहीं इसको सही जगह तक हमें पहुंचाना ही है। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट किसको बोल रहे थे, वही HTML वाला जो था। तो वेबसाइट पर जो यूज हो रहा है उसको HTTP हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट HTTP और HTTP भी है और HTML लगभग दोनों का मिलता है। HT तो पहला दो वर्ड मिल रहा है, हाइपर टेक्स्ट है, उधर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वहां पे। तो हाइपर टेक्स्ट यानी HTML यानी वेबसाइट का जो बोला है कि प्रोटोकॉल इज टू एक्सेस द वेबसाइट, इट सेंड डेटा टू अ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में HTTP क्या होता है कि डेटा को दूसरी जगह शेयर करता है, ठीक है। सिंपली समझना है कि मान लेते हैं कोई भी वेबसाइट हमने सर्च की है तो क्या करेगा, यहाँ से कोई तो एक लेकर के पहुंच रहा होगा ना जहाँ पे वो रखा हुआ है कि हाँ आपसे ये चीजें मांग रहा है कोई। हमने मोबाइल पर कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर दिया तो कैसे पता चलता है किसी को जहां पर वे स्टोर करके रखा हुआ है कि हाँ हमने यही चीज मांगा और हमको वही लाके प्रोवाइड करेगा, तो HTTP होता है। ये ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है। HTTPS इसमें एस नहीं है लेकिन इसमें एस वर्ड यूज किया है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ज्यादा सिक्योर है। इसका काम कहाँ होता है कि हाई डेटा को सिक्योर करने में, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ये सब चीजें जहां पर यूज करते हैं वहां HTTPS यूज होता है, ठीक है। ये सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP है, ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू HTTP, ठीक है। तो बस दोनों में, ये दोनों में कभी कभी हमें लिखता हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है HTTPS और HTTP। तो ये भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है लेकिन ये सिक्योर है और इसका काम ऑनलाइन बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या गवर्नमेंट वेबसाइट जो हाईली सिक्योर वेबसाइट है वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो इसको जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफर। रिमोट लॉगिन का सिंपल मीनिंग समझ में आ रहा है। रिमोट लॉगिन का मीनिंग ये हो गया कि मान लेते हैं कि हम यहाँ है और किसी और के वेबसाइट को या किसी और की लैपटॉप मोबाइल की चीजों को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट लॉगिन। जैसे SSH जो है, सिक्योर सेल जो है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सिक्योर रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर। मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म है और चीजें हैं कि हम यहाँ से ही किसी और के मोबाइल को और चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। इसको हम लोग कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू इस चीजों को प्रोवाइड करेंगे, तो ये SSH होता है, सिक्योर सेल। ऐसा तो नहीं रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि हम किसी का डेटा या मोबाइल या किसी की लैपटॉप को हम यूज कर रहे हैं या चला रहे हैं कहीं और से बैठे, जैसे यहाँ से बैठ करके हम किसी और को मोबाइल को यूज कर रहे हैं, उसकी सारी चीजों को देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीजों को। लेकिन अब मान लेते हैं कि उसको बीच में कोई और अगर थर्ड पार्टी लगा देखने तो गलत हो जाएगा। तो उसी को सिक्योर बनाने के लिए ये सिक्योर सेल या SSH प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ताकि यही एक प्रोटोकॉल बस केवल दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करेगा। फिर वही SSH जो था SFTP हो गया, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वही बोला कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर यूजिंग दी SSH। जो SSH है इसके थ्रू जो कोई भी डेटा को हम एक पीसी से दूसरे पीसी में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो सिक्योर भी होना चाहिए, ज्यादा हाईली सेंसिटिव यदि डेटा है तो उसको SFTP से हम लोग उसका यूज करते हैं और उस प्रोटोकॉल का यूज से हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सब फुल फॉर्म लिखने के लिए आ सकता है या इसके बारे में थोड़ी बहुत एक दो लाइन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी FTP ही है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि SSH यानी सिंगल यूजर से कनेक्ट करके हम लोग डेटा वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन FTP क्या है, से कोई भी डेटा हम कंप्यूटर पे जो ट्रांसफर कर रहे हैं, मानते हैं कि मूवी वीडियो ऑडियो या कुछ भी, किसी को हम फोटो भेज दिया, कहीं वेबसाइट पर कोई फोटो पड़ा है उसको जो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो सब FTP के थ्रू होता है। यूज टू ट्रांसफर अ फाइल बिटवीन द कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट, मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे, अपने मोबाइल से व्हाट्सएप से हमने दूसरे को फाइल ट्रांसफर कर दिया, कुछ फोटो वीडियो ऑडियो कुछ भी भेज दिए, वो क्या है, FTP प्रोटोकॉल के थ्रू उसके पास पहुंच रहा है, ठीक है। SCP सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। और ये सब जितने वर्ड हैं ये सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपके जो सिलेबस है उसमें ये दिया हुआ है, तो इसको जरूर थोड़ा सा ये सब कीवर्ड को पढ़ लेना है, ठीक है। ये सिक्योर वे टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन द कंप्यूटर। फिर ये FFH और SFTP ये दोनों क्या था कि 1 to 1 कनेक्शन के लिए थे, कि एक हम किसी का कंप्यूटर को लॉगिन करके उसको एक्सेस कर रहे हैं, ये सिक्योरली हम फाइल का यूज कर रहे हैं। लेकिन FTP और SCP ये दोनों क्या है कि एक किसी भी नेटवर्क पर कोई भी फाइल पड़ा है उसको हम कोई भी एक्सेस कर सकता है, नॉट 1 to 1।
इसमें वन टू मेनी यूजर, यानी एक जगह फाइल रखा हुआ है, उसको कोई भी एक्सेस कर ले रहा है। तो नॉर्मल फाइल है तो उसको एफटीपी के थ्रू हम ट्रांसफर कर देंगे, यदि ज्यादा सिक्योर है तो उसको एससीपी के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे, जो कि आपके मोबाइल के अंदर में ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं और उसके थ्रू ये सब ट्रांसफर होते हैं। इसको जानकारी रखना। टेलनेट सेम वही है, ये भी क्या है कि अलाउ रिमोट लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर बट नॉट सिक्योर। जैसे एसएसएच था ये सिक्योर सेल, ये भी रिमोट लॉगिन के लिए है लेकिन ये सिक्योर फाइल है, और टेलनेट क्या था, ये सिक्योर नहीं है। तो इस सब चीजों में, और ये एक दूसरे से कंप्यूटर से जो कनेक्ट कर रहे हैं उसको सिक्योरली फाइल भी हम ट्रांसफर कर दिए, उसको हम लोग बोलेंगे एफटीपी। तो हर एक प्रोटोकॉल का अलग अलग काम है, अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, और हर चीज को हमें जानना है। प्रोटोकॉल का सिंपल मीनिंग इतना समझना है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सेट ऑफ रूल बनाया गया है, और उस रूल को किसी न किसी एक पर्टिकुलर हम नेम से जो जान रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। बस। अगला है कि सर्विस क्या क्या अवेलेबल है नेट पर। अब इंटरनेट पर जो सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो चीजें हम लोग नेट से अवेलेबल करा रहे हैं, या जो उसको जैसे हम लोग इसमें सर्च कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं वेरियस काइंड ऑफ डेटा सच एज आर्टिकल, बुक, रिसर्च पेपर, इसको बोलेंगे हम लोग रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। यानी कोई भी चीज है जो ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है और फिर भी उसको हम एक बार निकाल करके पढ़ रहे हैं, ये सब कीवर्ड डायरेक्टली पूछे व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो आर्टिकल, बुक जो एक्सेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप के, उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। लोकेटिंग साइट यूजिंग द सर्च इंजन। सर्च इंजन से गूगल पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वेबसाइट यदि हमें खोजना होता है, मान लेते हैं कि बिहार गवर्नमेंट की कोई एक वेबसाइट है, उसको हमें खोजना है, तो हम पहले क्या जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे कि उसका वेबसाइट है क्या, फिर वहां से हम लोग उस वेबसाइट पर मूव करते हैं। तो वही बोला कि लोकेटिंग द साइट यूजिंग द सर्च इंजन, बोला कि सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, याहू हेल्प यूजर टू फाइंड द वेब पेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो हम उसका वेबसाइट डायरेक्टली नहीं जान रहे, जैसे मान लेते हैं कि अपने स्कूल का वेबसाइट है कि MBHS चांद.in, अभी हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि अपने स्कूल का नाम लिख दिया कि मानवती हेरिटेज चांद, ये ब्ला ब्ला जो भी है उसका वेबसाइट। तो फिर जैसे उसको सर्च करेंगे तो क्या करेगा कि हमें लिंक सजेशन करेगा कि हाँ या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हमें थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा तो, या दिमाग में होगा कि हाँ ऐसा कुछ टाइप का उसका वेबसाइट था, लिंक था, तो उसको हम सर्च कर लेंगे। तो सर्च इंजन का काम क्या है कि हमें एक परफेक्ट एड्रेस को प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग दिस सर्च इंजन, ठीक है। तो वेब पेज के एड्रेस को, जो अब हमें इंफॉर्मेशन को या उसके एड्रेस को, उसको लोकेशन को जब हमें वो प्रोवाइड करेगा, कौन, सर्च इंजन। फाइंडिंग पीपल, पीपल को हम लोग, लोगों को कहाँ खोज रहे हैं, सोशल मीडिया पर। प्रोफेशनल नेटवर्किंग जिसे लिंक्डइन है, या ऑनलाइन डायरेक्टरीज। ऑनलाइन डायरेक्टरी भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपना प्रोफाइल बना करके अपनी डिटेल्स लिख करके छोड़ देते हैं, और वहां पर आप जाएंगे उनके बारे में सर्च करेंगे तो वहां भी वो मिल जाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है कि लोग खोजने के लिए ऐसे जनरली आजकल हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, ये आजकल जनरली बहुत ज्यादा यूज में हो रहा है कि लोगों को खोजने के लिए उसका आईडी खोज रहे हैं, उनका हैंडल जो हम लोग खोज रहे हैं और उस पर सर्च कर रहे हैं। तो ये भी एक लोगों को खोजने का एक अलग अपना तरीका है। वेब सर्विस के बारे में ये हमें जानना है कि वेबसाइट पर कौन कौन से हमें सर्विसेज अवेलेबल है, कि लोगों से हम बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ई लर्निंग हम पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये वेब सर्विसेज है, ठीक है। ये ई लर्निंग के बारे में हमें ये दो चार ठो ये कोर्स का नाम याद रखना है कि कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया, ये ई लर्निंग वेबसाइट है। बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग हो गया। ई शॉपिंग में तो बहुत सारे याद ही होगा, तो रोज ही सबका एक कॉमन सी टास्क है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जैसे अभी हम लोग जो कनेक्टेड हैं गूगल मीट पर, ये भी एक क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया जिसका अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सब एक वेबसाइट है। आनंद पांडे, ठीक है। चैट में क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, कि टेक्स्ट मैसेज को कन्वर्सेशन में हम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन। ईमेल में क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल हम सर्विस जो है फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, इससे जीमेल हो गया, आजकल तो इसी का सबसे ज्यादा यूज है। एक आउटलुक हो गया, और भी इसमें बहुत सारे थे कि एक याहू हो गया, एक हॉटमेल हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म थे जो बहुत सारे बंद हो गए। याहू तो अब बहुत कम, रेयरली लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी सबसे ज्यादा हमें यूज होने वाला जो है जीमेल है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद है ई रिजर्वेशन, ये भी एक ऑनलाइन सर्विस ही है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का इसका जरूर याद रखिए। ई
सर्विस का मीनिंग ये हो गया, ई रिजर्वेशन का मीनिंग ये हो गया कि जैसे ऑनलाइन कुछ भी हम बुकिंग कर रहे हैं, मूवी टिकट हो गया, रेलवे टिकट, इसके बाद एयरलाइंस का टिकट या कोई भी कंसर्ट का टिकट, कुछ भी हम ऑनलाइन जो बुकिंग कर पा रहे हैं, या आजकल हॉस्पिटल में जो ऑनलाइन हम अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, वो सब ई रिजर्वेशन है। ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन या कोई भी सर्विसेज या कोई भी फैसिलिटी जो हम ऑनलाइन डिजिटली माध्यम से हम उसको अवेयर कर रहे हैं, उसको जानकारी ले रहे हैं, उसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। बोला कि डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक टैक्स फिलिंग, ऑनलाइन वोटिंग, आधार वेरिफिकेशन, ये सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट की, माने गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज जो हम ऑफिस जाकर के लेते थे, अब उसके लिए एक अल्टरनेटिव क्या हमें मिल गया कि हम उसको रिमोटली भी जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, अपने घर से भी बैठे बैठे हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम मान लें कि आधार कार्ड सुधरवाना हम अपने खुद से भर दिए, या कोई फॉर्म भरना है गवर्नमेंट का या अपनी लोकल प्राइवेट जो भी चीजें हैं, ये सब जो चीजें हम घर से कर रहे हैं उसको ई गवर्नेंस बोल देंगे। ई ग्रुप क्या है कि जो ग्रुपिंग है, जैसे मान लेते हैं कि 4 फ्रेंड का एक ग्रुप था, एक जगह रोज आकर किसी चाय की दुकान पे बैठ के बातें कर रहे हैं, वो क्या कर दिए कि एक कोई ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म व्यवस्था की जहां पर वो चारों ज्वाइन करके और बातें कर रहे हैं। ठीक है, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे चाय की दुकान पर 4 अलग अलग एरिया से 4 लोग 10 लोग आ गए, और उन चारों में से हो सकता है कि 3 लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, लेकिन कोई एक ऐसा टॉपिक वहां पर अगर ओपन हो जाए तो सब लोग उससे बोलना पसंद करेंगे। तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन जहाँ पर यूजर क्या करते हैं, सिमिलरली इंटरेक्ट, बोला कि किसी एक सिमिलर टॉपिक पर वो इंटरेक्ट करते हैं, सिमिलर इंटरेस्टेड इंटरेक्ट होते हैं, मैंने एक जैसे टॉपिक पर वहां आकर के सब लोग बातें कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं ना कि इसे आज तक हो गया या अलग अलग न्यूज चैनल जो हो गए, उसमें कर क्या रहे हैं लोग कि कोई भी एक टॉपिक न्यूज चैनल वाले ला करके रख दिए, और अलग अलग पार्टी के नेता जो है सब अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ लोग उसमें तो ऐसे भी होते हैं जो आज तक किसी एक दूसरे से मिले भी नहीं है, फिर भी वो आकर के बातें कर रहे हैं। तो ये वो जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर हो रहा है उसको ई ग्रुप बोल देंगे हम लोग। सोशल नेटवर्किंग ये तो बिल्कुल अपना एक नॉर्मल सी टॉपिक है, प्लेटफॉर्म जहां पर यूजर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे के कंटेंट को, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइड है। तो ये सभी जो चीजें अभी तक हम लोग बात किए, ये क्या है, वेब सर्विसेज है, जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वेबसाइट के थ्रू। अगला है मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये भी एक अपने टॉपिक में है और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। इसमें है एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। एसएमएस का फुल फॉर्म है ये भी एक टाइप का क्या है कि मैसेज सर्विसेज है ऑन मोबाइल डिवाइस। एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी आता है कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। अगला है एमएमएस, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग टेक्स्ट भेजते हैं, एबीसीडी XYZ कुछ भी लिख करके, लेकिन हमें कोई भी मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस यदि भेजना है, कि फोटो भेजना है, वीडियो भेजना है, या कुछ इमेज भेजना है, इस टाइप का, अलाउ सेंडिंग द मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक इमेज, वीडियो, ऑडियो वाया टेक्स्ट मैसेज। तो जब हम लोग कोई भी चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजें यदि हम लोग वीडियो, ऑडियो, ये सब चीजें जब हम लोग मैसेज के थ्रू भेज रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमएमएस। ठीक है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, और इसमें लेटेस्टली एक आ गया है 5G। इसके बारे में भी थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा कि 4G के बाद अगला जो 5G टेक्नोलॉजी आ गया है, हो सकता है कि अपनी सिलेबस और चीजें थोड़ी सी अपडेट हो। ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट का कहने का मीनिंग कि ऑनलाइन वेबसाइट जहां पर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन कौन कौन से वेबसाइट है जहां पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आजकल OPW भी आ गया है। ठीक है, स्काई ट्यूटोरियल भी अपना ऑनलाइन वेबसाइट प्लेटफॉर्म चला रहा है। एक एडुवेयर भी है, उस पर भी अपने ये चल रहा है। एक सीडेक्स करके कोई एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो अलग अलग बहुत, इसके बारे में थोड़ा सा 5G जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 4G का सबसे बड़ा ये फायदा था कि ये वोल्टी था, वॉइस ओवर LT। ठीक है, यानी कि इसमें हाई क्वालिटी का और फास्ट, थोड़ा सा अच्छा सा ऑडियो क्वालिटी में हम लोग बातचीत और ये सब कर लेते थे, इसको इसलिए इसका नाम वोल्टी था। ठीक है, 4G जितने मोबाइल है आजकल उसमें वोल्टी आ गया है। 3rd जनरेशन जब 3G मोबाइल आया तो पहली बार उसमें वीडियो कॉलिंग और ये सब की फैसिलिटी दी है। इसकी हमें जानकारी, तो चैप्टर 1 के बारे में हमें इतना जरूर रखना है। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि वेब सर्विसेज में जो है ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, और ये जो जितने ये ई सर्विसेज है, इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक तो आना तय है। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या इसके बारे में पढ़ना क्या है ये तो पहले से अवेयर होगा, थोड़ा सा उसको और डिटेल्स में लिखने की बात है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा ये हो गया कि ये जो
प्रोटोकॉल है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और इसके बाद लास्टली ये होगा कि ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वेबसाइट क्या है, ब्लॉग क्या है, वेब ब्राउजर, न्यूज ग्रुप क्या है, या न्यूज ग्रुप ब्लॉग, ये अक्सर ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछते रहते हैं। ठीक है, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट तो है ही, जो अक्सर हमें डायग्राम बनाने के लिए और इस सब चीजों के बारे में पूछते रहता है। तो ये चैप्टर 1 था। इसके बाद चैप्टर नंबर जो अगला है 2, ये HTML है, इसका केवल सिलेबस है, इसके बारे में हम कल डिस्कशन कर देंगे। अगला हम लोग आते हैं साइबर एथिक्स के बारे में। इसमें ज्यादा नहीं 4-5 ही टॉपिक पढ़ना है। एक है नेटिक्विट्स है, एक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, और पेलिग्रिम्स क्या है, और डिजिटल प्रॉपर्टीज क्या है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइडेड क्या है। ये वर्ड आई थिंक इस बार भी आया होता है कि डिजिटल डिवाइड क्या होता है, ई कॉमर्स क्या है, प्राइवेसी क्या है, फ्रॉड क्या है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, ई कॉमर्स पर ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसके बारे में। तो ये केवल इसमें हमने 5 टॉपिक है और इसी को पढ़ना है। थोड़ी देर में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा एक एक करके हम सबकी बातें कर देते हैं। नेटिक्विट्स का सिंपल मीनिंग ये जानना है कि इंटरनेट पर रिफर टू द करेक्ट और एक्सेप्टेबल वे टू कम्युनिकेट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, एक प्रॉपर वे में इंटरनेट पर कम्युनिकेट करना या कनेक्ट करना, इट इंक्लूड्स द रूल एंड गाइडेंस टू इंश्योर स्पेसिफिक, क्लियर एंड इफेक्टिव ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है कि नेटिक्विट्स का काम यही है कि हम ऑनलाइन अगर कहीं पे प्लेटफॉर्म पे यदि हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो हमें क्या करता है कि सिक्योर वे में और एक रिस्पेक्टफुल वे में क्लियर एंड इफेक्टिव ऑनलाइन कम्युनिकेशन जहां पर होगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किए और हो सकता है कि आप लोग एब्यूजिव वर्ड यूज करना शुरू कर दिए, कोई किसी को बुली करना शुरू कर दिया, किसी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। इस टाइप की अगर चीजें अगर होती हैं तो क्या है कि कहीं ना कहीं हमें वो इंटरनेट के रूल्स रेगुलेशन और चीजों को ओबे नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो नेटिक्विट्स ये एक जो भी है, इसका एक काम होता है कि इन चीजों को एक्सेप्ट करे और इसको फॉलो करे या उसको देखे। ठीक है, इसमें क्या है कि की पॉइंट क्या है नेटिक्विट्स का, कि बी रिस्पेक्टफुल, मैंने किन किन बातों को ये ध्यान रखता है कि अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, थिंक बिफोर यू पोस्ट, मैंने कोई भी चीज हमें पोस्ट करने से पहले मैंने ये अपने रूल्स रेगुलेशन बना रखा है कि आप इतने रूल्स को फॉलो करके आप कोई भी चीजें पोस्ट करिए, लिखिए, बातें करिए, अदरवाइज आप अवॉइड करिएगा तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। और ये सब चीज, तो नेटिक्विट्स का काम यही है कि वंस समथिंग इज ऑनलाइन इट मे बी डिफिकल्ट टू रिमूव। बात सही है, होता है ना, आजकल न्यूज में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कोई भी चीज आप यदि कोई भी चीज दुनिया की या कोई भी आपके ऐसी इंफॉर्मेशन जो जहां डिजिटली आया, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपने सिंपल एक बार मोबाइल में फोटो भी क्लिक कर दी है, तो जब तक डिवाइस वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक उसको हटाया ही नहीं जा सकता। और कहीं गलती से आपने उसको सोशल मीडिया पर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दिया, तो फिर तो आप भूल ही जाइए कि वो कभी जीवन में वहां से गायब भी होना है। ठीक है, तो लिख रहा है कि थिंक बिफोर पोस्ट, तो ये इसका की प्रिंसिपल है या रूल्स है कि बी रिस्पेक्टफुल, थिंक बिफोर पोस्ट, अवॉइड स्पैमिंग। स्पैमिंग करने का मीनिंग कि सेंडिंग अनवांटेड मैसेज और एडवर्टाइजमेंट टू कंसीडर द बैड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो स्पैमिंग कहने का मीनिंग ये हो गया कि कोई किसी को कोई जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग को कभी भी अक्सर बेवजह का कॉल आने शुरू हो जाते हैं कंपनी के कि आपका ये ऑफर है, ये ऑफर है, आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, इस टाइप, तो उसे बचना है। हालांकि आप थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में लिखिए, ग्रामर और क्लियर कम्युनिकेट हेल्प अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि कुछ लोग की ऐसी इंटेंशन नहीं होता है कि हम कुछ किसी को भला बुरा कह दें या कुछ ऐसी चीजें कह दें, लेकिन क्या है कि फिर भी जाने अनजाने में हम उसको लिख देते हैं, कह देते हैं, तो उसका भी मिस अंडरस्टैंडिंग और उसका गलत मीनिंग निकाल करके कुछ और ही लोग सोचना शुरू कर देते हैं। अवॉइड टाइपिंग ऑल इन कैपिटल, इसको यही है कि कंसिडर टू बी शाउटिंग और मे बी रिसीव एज ए रूड। मैंने अगर और सभी लेटर को आप कैपिटल में अगर टाइप कर रहे हैं तो इसका मीनिंग हो गया कि आप किसी पर चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, या आप रूड हैं, उससे गुस्सा है, ये चीजें हैं। ठीक है, पता नहीं ये कभी हम लोग यूज किए हैं, चाहे ऐसा हो सकता है कभी गलती से भी हम लोग टाइप कर देते हैं, लेकिन ये इसका क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हम अवॉइड करें कैपिटल लेटर में सभी को टाइप करना, सभी वर्ड्स को। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि हम किसी पे चिल्ला रहे हैं, कैपिटल में टाइप कर रहे हैं। तो प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग, डोंट शेयर द पर्सनल इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल डेटा टू अदर। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या
कोई आपसे अगर मान लेते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपसे कम्युनिकेट हुआ, तो उसे जितनी अपनी घर की बातें, अपनी पर्सनल बातें सब बता दिए, पता चला कि वो जैसा हम जिसको सोच रहे थे वैसा वो था ही नहीं, कुछ और निकला। ठीक है। अगला है कि बी केयरफुल विद द ह्यूमर एंड सरकाजम, कि मैंने ऐसी कोई बातें हैं जो बेवजह की फैल रही है तो उससे बचना भी है। लैक ऑफ टोन विच में बी लीड टू द मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो र्यूमर से बचने के लिए और सरकाजम से, उससे भी हमें अवेयर रहना है। कॉपीराइट लॉ को, कि कहीं का डेटा उठा के कहीं भी हम पोस्ट ना कर दें। ठीक है। मान लेते कि बनाने वाला कोई और था और हम आए उस पर 30 मार्क बन करके उसका वहां से डेटा कॉपी करके किसी और को भेज दिए, तो ये क्या होगा, तो कॉपीराइट का रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, और यदि उसको आप फॉलो नहीं करिएगा तो आप एक लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो वही बोला है कि गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर व्हाइल शेयरिंग द कंटेंट, बोला कि आप कोई भी चीज अगर दूसरे को भेज भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, तो उसको जरूर क्रेडिट दिए कि हाँ भैया ये आपका चीज था, आप ही का ही है, बस इसको हमने दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए हमने उसको शेयर किया है, बिना उसमें कुछ चेंज किए। तो कॉपीराइट लॉ को भी हमें फॉलो। तो नेटिक्यूट्स का काम क्या है कि रिस्पेक्टफुल रहना है, कोई भी चीजों को पोस्ट करने से पहले हमें सोचना है, स्पैमिंग नहीं भेजना है, बेवजह का इलीगल मैसेज नहीं भेजना है, ग्रामेटिकल एरर सही रखना है, कैपिटल लेटर में टाइप नहीं करना है, प्राइवेसी को ध्यान में रखना है, र्यूमर्स और सरकाजम से हमें बचना है, और कॉपीराइट लॉ को भी ध्यान में रखना है। ये प्रिंसिपल था इसका नेटिक्यूट्स का। ठीक है। पहला चीज हो गया सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड द ओपन सोर्स। कहने का मीनिंग जो चीजें हमें फ्री में अवेलेबल है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग कहने के मीनिंग बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सिंपल एक लीगल डॉक्यूमेंट दैट कैन आउटलाइन हाउ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी यूज, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी लीगल एक सॉफ्टवेयर होता है, और उसी का कोई क्या होता है कि क्लोन वर्जन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पायरेटेड वर्जन होता है, या क्रैक वर्जन होता है। तो ये सॉफ्टवेयर का रूल्स नहीं होता, अगर कोई ऐसा पकड़ा गया तो उस पर क्या होता है, लीगल एक्शन और चीजें होती है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और एक होता है ओपन सोर्स, तो दोनों के बारे में हमें। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का मीनिंग क्या हो गया कि ऑन बाय द कंपनी या इंडिविजुअल रिक्वायर्ड परचेस और सब्सक्राइबर, बोला कि जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग है उसको हमें परचेस करना होता है। ठीक है। जिससे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सब का क्या है कि आजकल हम लोग धड़ल्ले से क्या कर रहे हैं उसका कि कॉपीराइट यूज कर रहे हैं। या बहुत सारे गेम जो है, उसमें भी गेम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी पायरेटेड और चीजें को यूज करके और उसको हम लोग अलग ही तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हम लोग ये सब लीगली नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं लोग। अब वही पकड़े जाने पे फिर उनके साथ समस्याएं होती है। फ्रीवेयर क्या है कि फ्रीवेयर यूज टू फ्री टू यूज बट कैंट बी मॉडिफाई और रिडिस्ट्रीब्यूट। ये है फ्रीवेयर। कोई एक सॉफ्टवेयर है जैसे स्काइप हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, ये फ्री है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ मॉडिफाई करके और अपने तरीके से लगे उसको बेचने। ठीक है। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर क्या है कि फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम विद रेस्ट्रिक्टेड फीचर, ऐसे विनरेयर हो गया, ये फ्री ट्रायल हो गया। ठीक है। तो शेयरवेयर का मीनिंग क्या है कि लिमिटेड एडिशन के साथ कुछ चीजें आपको फ्री में दे दिया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है जो पेड होता है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स जो होते हैं आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका पायरेटेड या कॉपी वर्जन उठा करके और उसका पूरा का पूरा ही फ्री कर ले रहे हैं। तो ये शेयरवेयर का अवॉइड करेगा रूल को। फ्रीवेयर में क्या है कि वो फ्री तो है, लेकिन आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है कि सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल। कोड कहने का मीनिंग कि एक सॉफ्टवेयर बना, उसका कोड जो है पूरा मार्केट में अवेलेबल है फ्री, आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको चेंज भी बना भी सकते हैं। वही कैन बी मॉडिफाई एंड शेयर। लिनक्स हो गया, और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउजर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बिल्कुल फ्री है हर किसी के लिए, आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स अवेलेबल फॉर ऑल, और उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन लाइसेंसिंग में क्या है कि आप उसको मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर जो प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग भी अलग अलग टाइप का। एक प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर हो गया जो सब्सक्राइब करना होगा, एक फ्रीवेयर हो गया जो फ्री तो है लेकिन आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। शेयरवेयर क्या है कि लिमिटेड एडिशन के साथ आपको वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो लाइसेंसिंग भी 3 टाइप का हो गया, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, और एक हो गया हमें प्रायोरिटाइज सॉफ्टवेयर। 3 टाइप का हो गया। और ओपन सोर्स तो सबके लिए फ्री है कि उसका कोड अवेलेबल है, बाकी सब चीजें आप उसको एक इंटरवल के बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मूवमेंट क्या है? मूवमेंट सिंपल कहने का मीनिंग ये हो गया कि
एक सॉफ्टवेयर कोई भी बना करके और उसको फ्रीली सबके लिए अवेलेबल, जैसे अभी जो ये प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं जिस पर ये लिख रहे हैं, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, फ्री है। और यदि हमें इसमें कुछ ग्लिचिंग दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी चीजें अगर हमें दिख रही होगी, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई करके, और हम इसको क्लेम भी कर सकते हैं। वो लग रहा है कि मूवमेंट दैट कैन प्रमोट एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर दैट कैन फ्री एंड ओपन फॉर एनीवन टू यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। इस मूवमेंट का मेन पर्पस यही था कि सबके लिए फ्री में बना दिया जाए, जिसको ऐसे मान लें कि हम कोई एक सॉफ्टवेयर बनाए, उसको हमने मार्केट में फ्री छोड़ दिया, बना के रख दिया। अब क्या हुआ, कोई एक थर्ड पर्सन है, उसको लगा कि नहीं नहीं इसमें ये थोड़ी सी कमी है, इसको सही करना चाहिए, उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से एक एक करके सब लोग उसमें मॉडिफाई करते गए, बढ़ाते गए, बनाते गए, और एक टाइम आया कि बहुत बड़ा हैवी और यूनिक सॉफ्टवेयर हो गया। सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी होता है, कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेट मतलब बहुत सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं, और वो इनोवेटिव ज्यादा बढ़िया होता है। पॉपुलर ओपन सॉफ्टवेयर क्या है, लिनक्स है, अपाची, माइक्रोसॉफ्ट, पीएचपी और लीवर, ये सब जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, और पिलग्रिम्स क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या है, इन सब चीजों के बारे में। ओपन सोर्स कहने का सिंपल मीनिंग ये हो गया, ओपन सोर्स यहाँ पर जो था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहने का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि कोई चीजें मान लेते हैं कि हमने एक बनाया, ठीक है, और उसको मार्केट में छोड़ दिया फ्री, और क्या हुआ कि किसी एक थर्ड पर्सन है, उसको लगा कि नहीं नहीं इसमें ये तो थोड़ा गड़बड़ी है, इसको सही कर देना चाहिए, तो उसने भी सही कर दिया, उसमें अपना नाम वहां टैग कर दिया कि हम ये वाला पोर्शन हम बनाए हैं। एक और थर्ड पर्सन है, उसमें भी थोड़ा सा उसमें और भी वो भी चेंज कर दिया, तो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ लोग मिल करके किसी एक सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करते हैं, और उसमें सबकी क्रेडिट होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कोई मॉडिफाई कर रहा है, कोई उसको शेयर कर रहा है, अपना नाम दे रहा है, किसी और का नाम दे रहा है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो यही है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मूवमेंट क्या चला, कि एक ऐसा मूवमेंट जिसमें हर कोई फ्रीली आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है और उसकी बातें कर रहा है। एक मिनट, एक हम मैसेज ड्रॉप कर दें 9th के ग्रुप में। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है कि आईपीआर वही रिफर टू अ लीगल राइट गिवन टू अ इंडिविजुअल या कंपनी फॉर देयर इनोवेशन, डिजाइन, क्रिएटिव वर्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सिंपल सा मीनिंग कि हमने कोई चीज अगर बनाया, डेवलप किया, उसको क्या कर दिया कि हमने अपनी कॉपीराइट उस पर रख दिया कि ये चीजें हमने बनाया है, ठीक है। तो वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट क्या है, जिसमें कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी खुद के बनाए हुए चीज पर हमने उस पर कॉपीराइट रख दिया। जैसे कोई भी हमने बुक लिखा, म्यूजिक लिखा, सॉफ्टवेयर लिखा, और कोई भी क्रिएटिव वर्क है जिसको हमने बनाया और लग रहा है कि नहीं ये एक मेरी खुद की पर्सनालिटी है और खुद हमने बनाया है, और इसको कोई भी अगर यूज करता है तो विदाउट मेरे परमिशन का वो यूज नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉपीराइट है मेरा। ठीक है, जैसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उनकी कोई भी एक गेस्चर्स या मूवी में कोई भी एक किया हुआ सीन जो है या कोई भी चीजें, उसका भी कॉपीराइट करा के बैठे हुए हैं लोग कि हाँ ये जो स्टाइल है ये केवल हम ही कर सकते हैं, अगर दूसरा करेगा तो उसको हमें पे करना पड़ेगा चार्ज। पेटेंट क्या है, पेटेंट का सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी इनोवेशन या जो वर्क है उसको हमने अपने नाम पर ही करा लिया है, कि कोई भी उसको यूज करेगा तो क्या करेगा, तो मेरा नाम वहां पर मेंशन करेगा कि हाँ ये इन्हीं का दिया हुआ है। मान लेते हैं कि बल्ब का किसी ने आविष्कार किया, उसने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, तो क्या है कि बल्ब का तो अब ऐसा थोड़ी है कि बल्ब का केवल वही यूज करेगा, नहीं, यूज तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बना सकता है, लेकिन पेटेंट का नाम हमेशा उसको मेंशन करना होगा कि हाँ ये पेटेंट चीजें हमने यहाँ से उठाया है, और उसके लिए उसके कुछ चार्जेस होते हैं, चीजें होती हैं, उनको पे करते रहना होगा। ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क जैसे हो गया कि कोई भी नेम हो गया, लोगो हो गया, सिंबल हो गया, कोई ब्रांड हो गया, ये ट्रेडमार्क है। जैसे कि मान लेते हैं कि रिबोक का जो शूज है या जो पूमा का शूज है, उस पे जो टाइगर बना हुआ है और ये चीजें हैं, उसका वो क्या है, ट्रेडमार्क है। उस चीजों को कोई और नहीं ले सकता है, अगर वो चेंज करता है, ये चीजें करता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको देना पड़ेगा उसको क्रेडिट। आफ्टर 10 मिनट, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। जो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड सीक्रेट।
यानी ट्रेडिंग जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि शेयर मार्केट आज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सब चीजें। तो ट्रेडिंग में जो जो उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड सीक्रेट्स। प्रोटोकॉल कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन को, उसको हम लोग बोलेंगे ये। अगला क्या है, टेलीग्राम्स का सिंपल मीनिंग है कि यूज टू समवन एल्स वर्क, टेक्स्ट, इमेज, आइडिया विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, इट इज द कंसिडर्ड टू बी अनइथिकल और मे बी लीड टू अ लीगल कंसिक्वेंस। मतलब कि टेलीग्राम का सिंपल मीनिंग ये जानना है कि मान लेते हैं कि किसी ने कोई भी चीज बनाया और उसको बिना हम बताए हम उसका यूज कर लिए, ठीक है, तो क्या हुआ, वो रूल्स को अवॉइड कर रहा है और किसी को बिना क्रेडिट दिए उसको यदि हम यूज कर रहे हैं तो पेलिग्रिम्स का अवॉइडेशन है। ठीक है, यानी कोई भी आप सेंटेंस लिखे, मान लेते हैं गूगल से कोई भी सेंटेंस उठाया और आपने पेस्ट करके और बता दिया कि सर ये तो हम ही लिखे हैं, और हमने क्या किया उसको चेक कर दिया, पता चला कि ये तो कहीं और से उठाया हुआ है। आपने यदि उसको क्रेडिट नहीं दिया, जैसे बुक में सिंपल होता है ना कि लास्ट पेज पर लिखा होता है कि रेफरेंस, कि ये कहाँ कहाँ से सारे मटेरियल को उठा के रखा गया है, यदि आप रेफरेंस नहीं दीजिएगा तो वही होता है कि पेलिग्रिम्स को अवॉइडेशन कर रहे हैं, उसको रूल्स को तोड़ रहे हैं। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या है, बोला कि रिलेट टू ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ ए डिजिटल कंटेंट सच एज सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वीडियो, ई बुक। ठीक है, डिजिटल प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है आप जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे, जैसे मान लेते हैं कि यूट्यूब पे हमने एक वीडियो डाला, ठीक है, उस वीडियो को कोई डाउनलोड करके अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, तो क्या हो गया, तो डिजिटल मेरी जो राइट था उसको क्या कर दिया उसने, वो अवॉइड कर दिया। तो उसने इसीलिए यूट्यूब ने क्या बना रखा है कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है कि आपका जो कंटेंट है अगर सेम वही कंटेंट अगर कोई और उठा के डालेगा तो क्या करेगा, उस पर कॉपीराइट का वो लगा देगा, तो वीडियो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोला है कि ऑनरशिप टू कंट्रोल द डिजिटल कंटेंट सच एज सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वीडियो, ई बुक, इन सब पे जो कंट्रोल कर रहा है उसको डिजिटल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, जो म्यूजिक सुनने का है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट टू प्रिवेंट द अनऑथराइज शेयरिंग। मतलब कि ये डीआरएम जो है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट, ये क्या करता है कि इन सभी चीजों को मैनेज करता है और इसको देखभाल करता है कि नहीं आपकी चीजें सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड एंड मीडिया सोर्सेस। राइट ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सेस करेंगे हम कोई भी इंफॉर्मेशन, से होता है ना कि कोई भी न्यूज मीडिया ने कोई भी रिपोर्ट छापा और उसको अगर वो अपनी कॉपीराइट रख दे कि उसका कोई यूज ही नहीं कर सकता है तो फिर तो भी गड़बड़ होगा। लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पोस्ट किया तो उस इंफॉर्मेशन को हम दूसरी तरीके से हम पढ़ करके प्रेजेंट कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपका इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि मोदी कहीं गए घूमने के लिए और उनका गए कि यहाँ पे घूम लिए, अब एक न्यूज न्यूज चैनल वाले अगर उसको पब्लिश कर दिया दूसरा पब्लिश ही नहीं करेगा, तो ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है कि उस इंफॉर्मेशन को कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्ट टू एक्सेस दिस सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस सिक्योरिटी, मैंने कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट कुछ चीजों को रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको रोक सकता है। आरटीआई इसीलिए आया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अलाउ सिटीजनशिप टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। जैसे मान लेते हैं कि चांद ब्लॉक में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आज मैंने एक साल में कितना काम हुआ और कितने प्रॉपर्टीज की यहाँ पर कितने काम हुए, उसके लिए आरटीआई हम डालेंगे तो तुरंत उसकी काम होगा, टास्क होगा कि उसको तुरंत हमें लिख करके बताएगा। तो वही पब्लिक अथॉरिटी जो वहां पर काम करने वाला है वो आरटीआई के थ्रू हमें सही सही इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग आरटीआई बोलते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हर एक सिटीजनशिप का एक राइट है कि वो गवर्नमेंट से कुछ भी चीजें पूछ सकता है। अगला हमें जानना है कि डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का वही है कि गैप बिटवीन द पीपल हु हैव एक्सेस द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट, मतलब कि किसी के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है और किसी के पास नहीं है, इन दोनों के बीच में जो डिवीजन है इसी को बोलेंगे डिजिटल डिवाइड। कॉज क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर, किसी के पास पैसे नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। जियोग्राफिकल फैक्टर ये है कि कोई रिमोट एरिया में रह रहा है, रूरल एरिया में। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पर मान लेते हैं कि मेरे पास मोबाइल है लेकिन यहाँ टावर ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, ये सभी उसके कॉज है कि क्यों डिजिटल डिवाइड बढ़ रही है। तो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, जियोग्राफिकल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब फैक्टर हैं जिसको। अच्छा, वे टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, अच्छा ये जरूर हम लोग अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, मे भी हो सकता है क्या जाए कि डिजिटल डिवाइड के ब्रिज को कैसे हम लोग कम करें। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे डिजिटल इंडिया भी चल रहा है, अफोर्डेबल इंटरनेट या वाईफाई हम लोग पब्लिकली प्रोवाइड कर दें, और प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशनल रिसोर्स ऑनलाइन।
फ्री में पढ़ाई लिखाई करा दें, फ्री में हॉटस्पॉट दे दें, फ्री में उसको डिजिटल कनेक्ट कर दें सबको, तो ये डिजिटल डिवाइड का जो ब्रिज है, जो गैप है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ई कॉमर्स की क्या है, इसकी प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, इसको हम कैसे ध्यान रखें, इसके बारे में थोड़ा सा। डिजिटल डिवाइड कहने का मीनिंग कि एक मेरे पास इंटरनेट है और एक मेरे बगल वाले के पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल चीजें नहीं है, तो दोनों के बीच में गैप है, हमको कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो दोनों के बीच का जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, वही बोल रहा है कि गैप बिटवीन द पीपल हु हैव डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड हु डोंट हैव, दोनों के बीच का जो गैप है उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्यों है ये, किसी के पास पैसे नहीं है मोबाइल खरीदने का, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ऐसे गांव में रह रहा है, या किसी के पास टेक्नोलॉजी की उतनी टेक्नोलॉजी का वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है, सम रिलीजियस लैक ऑफ प्रॉपर टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस, कुछ रीजन में जहां लैक ऑफ प्रॉपर टेलीकॉम कम्युनिकेशन नहीं है और चीजें नहीं है, तो उसकी वजह से। ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव में नेट पहुंचा दें, फ्री का वाईफाई दे दें उनको, और फ्री का एजुकेशन, उनको पढ़ा लिखा दें ताकि वो भी यूज करना शुरू कर दें। ई कॉमर्स में क्या है कि उसको कैसे हम लोग ये चीजों को प्राइवेसी कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें ये लिख रहा है कि ई कॉमर्स पहले होता क्या है कि सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस में कोई भी चीजें, जैसे हम लोग कपड़ा खरीद लिए, चीजें खरीद रहे हैं, उसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स कहने का मीनिंग जो बना बनाया चीज दे रहा है, और सर्विसेज कहने का मीनिंग कोई भी चीजें जो प्रोवाइड कर रहा है अपने यहाँ वो बना करके खुद से। प्राइवेसी क्या है कि कंपनी जो है कलेक्ट करता है पर्सनल डेटा, जैसे मेरा नेम है, एड्रेस है, क्रेडिट कार्ड है का डिटेल है, ये सब ट्रांजेक्शनल डिटेल्स कंपनी के पास होता है। डेटा प्राइवेसी लॉ सच एज जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इंश्योर यूजर डेटा प्रोटोकॉल, मैंने प्राइवेसी ई कॉमर्स का क्या है कि कंपनी के पास इतने सारे डेटा है, तो जीडीपीआर का काम क्या होता है, उन सारी डेटा को ई कॉमर्स वेबसाइट अपने पास अच्छे से रखे, इसकी भी उसे अच्छे से जानकारी और चीजें होनी चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना होता है उसे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखा है ई कॉमर्स में फ्रॉड क्या है, फिशिंग हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, और फेक वेबसाइट बन रहा है कि एक ही वेबसाइट की 4 वेबसाइट बना करके बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि जो हम यूज कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट थेफ्टिंग। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी रखना है। सिक्योर डेटा किसको हम लोग बोलेंगे, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, वही एसएसएल जो हम लोग शुरू में ही यूज किए थे, कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एसएसएल, टीएसएल है, और एक सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ये दोनों के माध्यम से हम लोग ई कॉमर्स पर सिक्योर और सेफ वे में अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, इनक्रिप्ट डेटा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड। बाकी एसएसएल और टीएलएस का काम क्या होता है कि डेटा को सिक्योर करता है, ट्रांसफर करने में उसके प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। ठीक है, एचटीटीपीएस का काम क्या है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर का जो प्रोटोकॉल है उसको सिक्योर करता है ताकि वो चीजें हैक ना हो। ओटीपी का काम क्या है कि वन टाइम जो पासवर्ड आ रहा है वो मेरी डेटा को, कि हम मान लेते हैं कि अपनी सारे डेटा तो वेबसाइट को दे रखे हैं कि मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसके बाद मेरी नेम है, एड्रेस है, मेरे अकाउंट का पूरा डिटेल्स है उसके पास, लेकिन ओटीपी तो उसके पास नहीं है। तो वो ओटीपी क्या कर रहा है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि एक बार हमने लॉगिन किया तो फिर एक हमें ओटीपी भी आ रहा है, तो उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ऐड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का हमें ई कॉमर्स पर फायदे हैं। तो ये जो भी आज चीजें हम लोग देखे, 2 चैप्टर को देख लिए, दोनों 10 और 5, इसमें एक दो चीजें जरूर हमें ध्यान में रखना है कि ई कॉमर्स पर किस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, ये पक्का आएगा, ये क्वेश्चन में जरूर ध्यान में रखेंगे। और एक बार ये डिजिटल डिवाइड, ठीक है, ये 2 वर्ड्स पर जरूर आपको अच्छे से थोड़ी सी जानकारी और इन्फॉर्मेशन कर लेना है, इसमें ये 2 चीजें जरूर हमें लग रहा है कि थोड़ी सी बाकी सभी चीजों से अलग है। ठीक है, इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसके बाद ओपन सोर्स, और एक ये था सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। इन तीनों में से कोई ना कोई, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आना है तो 2-3 नंबर के तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो इसमें आ ही जाएंगे, तो किसको ध्यान में रख लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही था, यहीं पर हम लोग इसको एंड करेंगे। फिर इस पीडीएफ को और सारी चीजों को अभी थोड़ी देर में हम शेयर कर देते हैं, तब तक के लिए कल जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो बाकी जो HTML है उसकी चर्चाएं हम कल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर यहीं पे हम लोग इसको लीव करते हैं, फिर कल ज्वाइन करते हैं तो बाकी चीजों की चर्चाएं कल कर लेते हैं। ठीक है, ये ओके।